ये हमारा जो कार्यक्रम है ये उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। दोपहर में हमने उनके साहित्यिक प्रतिभा के संदर्भ में चर्चा की, अब हम उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। और चूंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं इसलिए बिना किसी औपचारिकता के मैं हमारे विद्वानों को, अतिथियों को, मंचासीन अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पंडित परमात्मा प्रकाश जी भारिल साहब को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। द्वितीय अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और तृतीय अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को। उनसे निवेदन है वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और चतुर्थ अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इन चार वक्ताओं के माध्यम से हम आज दादा के व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयत्न करेंगे। और इन चार वक्ताओं को आप जो मंच पर देख रहे हैं, वास्तव में ये दादा के किसी न किसी तरीके से बहुत नज़दीक रहे हैं। पंडित परमात्मा प्रकाश जी भारिल साहब तो उनके पुत्र हैं ही, तो बचपन से ही वे उनके साथ रहे हैं और गहराई से उनसे जुड़े हुए हैं। तो पारिवारिक दृष्टि से उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। और डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब जो उनके हर साहित्य के, जब भी वह कोई कार्य करते थे तो वह हमेशा उनके साथ रहा करते थे और उन्होंने बहुत नज़दीकी से उनके इस महाविद्यालय के संचालन वाली कला को और साहित्य लेखन की कला को देखा है। तो उनके शिष्य के रूप में हमने डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब को यहाँ आमंत्रित किया है। और आदरणीय शांति जी भाई साहब का व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर है और दादा के साथ उनका जो रिश्ता गुरु और शिष्य का रहा है वो भी एक गंभीरता वाला रहा है। लेकिन हमारे दादा के द्वितीय शिष्य डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर, वे अपने सरल स्वभाव से बहुत सरल हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपनी बात को रखने में कोई संकोच नहीं करते। तो दादा और उनका रिश्ता जो गुरु शिष्य का भी रहा है और एक दोस्ती वाला भी रहा है, तो इसलिए मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और इसी के साथ दादा ने इस साहित्य और विद्वत्ता के साथ समाज में भी बहुत कार्य किया है। और उस सामाजिक कार्य में पंडित पीयूष जी शास्त्री ने उनकी हर गतिविधि को बहुत बारीकी से देखा है और उनका सहयोग किया है। तो उस दृष्टि से हमने पंडित पीयूष जी शास्त्री को आपके बीच में आमंत्रित किया है। तो इन चार महान विभूतियों को हमने यहाँ पर मंच पर बुलाया ताकि हम दादा के हर व्यक्तित्व को गहराई से देख सकें। तो आज हमें इनका सबका लाभ मिलेगा। आप एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से चारों अतिथियों का स्वागत करें। और मुझे याद है जब ललितपुर में हमने ये रात्रिकालीन कार्यक्रम किया था और उसका संचालन मैंने किया था और अंकुर जी वहाँ बिठाया था, तब उन्होंने मुझसे कहा था तुमने मेरा काम छीन लिया, ये इंटरव्यू लेना तो मेरा काम है। तो मैं उस गलती को सुधारता हूँ और आज के साक्षात्कार के संचालन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल को। वे आए और हमारे इन जो विद्वान मंच पर उपस्थित हैं उनके हृदय में दादा की बहुत गहरी गहरी बातें बैठी हुई हैं, उन्हें निकाल कर हम श्रोताओं तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाएं। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल को। वे आए और इस सभा का अग्रिम संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अखिल। किसी भी कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए जो परिचय का शुरुआती चरण होता है उसको आपने बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पर निर्वाह किया। तो अब मैं बिना किसी विलंब के सीधे इस कार्यक्रम की तरफ ही आगे बढ़ सकता हूँ। आपने प्रारंभिक प्रोटोकॉल तो पूरा कर दिया है और साथ ही ये कार्यक्रम जिस समय ख़त्म होना था उस समय अब ये शुरू होने जा रहा है, क्योंकि निर्धारित समय इसका 9:30 बजे तक ही था। अब ये कितनी देर चलेगा, ये हमारे वक्ताओं के प्रश्नों में उत्तरों में जितनी ताजगी रहेगी और आप लोगों के सुनने की सामर्थ्य जितनी देर बनी रहेगी उतनी देर तक हम इस कार्यक्रम को खींचेंगे। चिंता ना करें, इसकी जो नियत एक मर्यादा है उसके भीतर ही हम इसे ख़त्म करेंगे। सीधे चलता हूँ। कार्यक्रम का विषय है व्यक्तित्व का सिंहावलोकन और जिनके व्यक्तित्व का सिंहावलोकन हम करने जा रहे हैं वो हैं कोई और नहीं, हमारे प्रिय, जिनका आज जन्म दिवस है, संकल्प दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं,
आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल्ले साहब। अब व्यक्तित्व कैसे किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और एक ही व्यक्ति में व्यक्तित्व के कितने आयाम समाये हुए हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम दादा के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, उनके जीवन में जो बहुत खास रहे हैं उन लोगों के मुख से ही यहाँ पर सुनेंगे। और ऐसे हमारे यहाँ 4 वक्ता मौजूद हैं, क्योंकि दादा ने सिर्फ अनेकांत का प्रस्तुतिकरण नहीं किया, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी अनेकांतिक था। कहीं कहीं वे सरल थे तो गंभीर भी थे, कहीं कहीं वे समन्वयवादी थे तो कुछ स्थानों पर वे सिद्धांतवादी भी नजर आते हैं। कहीं उनमें गंभीरता दिखती है तो कहीं उनमें सरलता दिखती है। कई स्थानों पर वे अनुशासन प्रिय हैं तो कुछ स्थानों पर वे अत्यंत व्यवहार कुशल भी नजर आते हैं। तो ये विरोधाभासी व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न समयों पर रहता है, और कैसे ये भिन्नताएं एक व्यक्ति को इतना खूबसूरत बना देता है, इतना जरूरी बना देता है। और यही कारण है जो दादा कहा करते थे, मैं कभी था नहीं होऊंगा, मैं हमेशा हूं और हमेशा ही रहूंगा। और यही वजह है कि आज उनके जाने के तकरीबन 3 सालों बाद भी वे हैं, वे आगे भी रहेंगे, और जब जब भी हम उन्हें याद करेंगे तो उन्हें था के रूप में नहीं बल्कि हैं के रूप में ही याद करेंगे। और अब सीधे चलते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के विविध आयामों को उनके जीवन के अत्यंत नजदीक रहने वाले उनके शिष्यों से, उनके परिजनों के माध्यम से ही यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा नोक झोंक जिनकी दादा के साथ हुआ करती थी, यूं तो वे उनके शिष्य हैं, लेकिन वे अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आजकल वे हम सब लोगों की टांग खींचते हैं जब हम गोष्ठियों में बोलते हैं तो, लेकिन वे ये सिर्फ हमारे साथ नहीं करते। जब दादा भी कुछ बोलते थे ना, तब भी टांग खींचने में पीछे नहीं रहते थे। तो ऐसे हमारे आदरणीय राकेश जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही यहाँ पर जानना चाहूंगा कि भाई साहब, पहले बैच के विद्यार्थी होने के नाते बहुत करीब आप उनके रहे हैं। दादा और गुरुदेव दोनों का ही आपने सानिध्य प्राप्त किया। दोनों के परस्पर में जिस तरह के उनका आपस में संबंध था, जिस तरह से गुरु शिष्य की उनकी एक परिपाटी का वे निर्वहन करते थे, तो अक्सर दादा के प्रवचनों में हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन विद्वानों के जो प्ररूपणाएं हैं, उन प्ररूपणाओं के साथ दादा की बात सुनते हुए ऐसा लगता था कि वे उस परंपरा के विरुद्ध जाकर कुछ बात कर रहे हैं। और उन्होंने प्रवचनों में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने कुछ विद्वानों से असहमतियां जताई जो कि मान्य विद्वान थे। दादा जबकि उस समय युवा हुआ करते थे, तो उनकी असहमति जताने का तरीका क्या होता था, और साथ ही साथ कैसे व्यवहार में सदाशयता भी बरकरार रहती थी। आजकल असहमति जता दो तो शायद हम एक दूसरे को देखना बर्दाश्त ना करें, लेकिन उस समय दादा का जो तरीका होता था उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। इन्होंने गुरुदेव श्री की और दादा के संबंधों की भी थोड़ी सी बात करी। विद्वानों की बात मैं बाद में करता हूँ। गुरुदेव श्री के साथ दादा का जो एक संबंध था वो भी बड़ा पिता पुत्र जैसा संबंध था। मतलब दादा बहुत खुल के गुरुदेव श्री से बात कर लेते थे। आप लोगों ने प्रवचन भी सुने होंगे गुरुदेव के, तो बीच बीच में आपको जो छोटी सी कुछ आवाज़ सुनाई देती है, या कभी कभी कोई उसमें भी थोड़ा सा हास्य भी उसमें पुट रहता था, तो वो बीच की आवाज़ जो है वो दादा की है। और दादा जो है एकांत में भी गुरुदेव से मिलते थे, बहुत खुल के उनकी चर्चाएं होती थी। हमने गुरुदेव श्री को भी देखा है और दादा को भी देखा है, और उनके परस्पर व्यवहार को भी लगभग 3 से 4 साल तक हम लोगों ने महसूस किया है। हम लोग सोनगढ़ जाते थे, परमात्म जी हैं, अध्यात्म जी हैं, विपिन जी हैं, सब लोग साथ में रहते थे। और बल्कि मैं तो ऐसा अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं, और बाई जो है ना, बाई हमारे बीच में नहीं है, छोटी बाई, नहीं तो बाई हमारे को ये बोलती थी कि ये राकेश और अभय तो यहीं पड़े रहते हैं। मैंने दादा के घर में ही हम लोग वहाँ पर जमे रहते थे 12-12 बजे तक के। और जैसा इन्होंने कहा, दादा
मैं बहुत छोटी उम्र में था, लेकिन मैं दादा के साथ में स्मारक भवन की बाउंड्री के चक्कर लगाता रहता था। दादा भी लगाते थे, हम भी। और ऐसी बड़ी से बड़ी बातें समाज के संबंध में और विरोधाभास के संबंध में जो जो बातें होती थी, दादा पता नहीं मुझे कि वो दादा सब बातें करते थे और बताते थे, ऐसा मुझे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी शांति जी ने भी कहा कि दादा के पूरे साहित्य के साथ में इनका संबंध रहा है, लेकिन मैं जब था 77 से लेकर 84 तक 8 बरस तक दादा ने एक पन्ना भी लिखा है, एक पन्ना भी लिखा है, तो उसके तुरंत बाद मैंने पढ़ा है उसको। इसके साक्षी के रूप में मैं आपको बताऊं, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक और उसके बाद में नए चक्र का पहला भाग माने निश्चय व्यवहार वाला जो भाग है। आपको मालूम है नए चक्र का पहले क्या नाम था? नए चक्र का अभी परम भाव प्रकाशक नए चक्र नाम है ना। इसका जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था उस समय इसका नाम था जिन वरस्य नए चक्रम। और बाद में किसी ने कहा भैया ये तुम्हारी किताब तो हिंदी में है और आपने ये नाम कैसे इसका संस्कृत में रखा है? तो फिर दादा ने उसका परिवर्तन किया था। ये मेरे जाने के बाद की बातें हैं। तो ये सब बातें होती थीं और दादा बहुत जो है मुझसे बहुत प्यार करते थे, खूब डांटते थे। मार तो नहीं पड़ी लेकिन डांट खूब खाई है, हैं? आप ये समझ लो ये बोल रहा बता नहीं रहा है लेकिन उनकी डांट भी मार से कम नहीं थी, आप ऐसा समझ लो। और एक बार तो बहुत जोर के डांटा था दादा ने। उसके बाद में मैं दादा के पास गया, माफ़ी मांगी। मतलब बहुत जो है वो 6वां-7वां गुणस्थान रहता था हमारा मतलब जल्दी से परिवर्तित भी हो जाता था। ये तो बात हुई उसकी। एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे प्रारंभ में ऐसा हुआ था कि हम लोगों को जब ये आत्मार्थी छात्रों को अपूर्ण अवसर करके जो एडमिशन दिया गया था, उस समय ये आश्वासन दिया गया था विद्यार्थियों को कि भाई डॉक्टर साहब अकेले पढ़ाएंगे क्या, डॉक्टर साहब अकेले पढ़ाएंगे क्या, डॉक्टर साहब अकेले। तो बोले नहीं 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 नहीं, 15-15 दिन के लिए हम बड़े बड़े सभी विद्वानों को बुलाएंगे। मैंने साल भर आपको जो है नए नए बड़े बड़े विद्वान, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी, आपके बहुत बड़े बड़े, क्या नाम था उनका, न्याय वाले दीप हैं, नरेंद्र जी भिसीकर भी थे, और वो थे ना कोठिया जी, दरबारी लाल जी कोठिया, मतलब बड़े बड़े विद्वान। और जो अपने आध्यात्मिक विद्वानों की श्रृंखला में लालचंद भाई, युगल जी, सभी, केसरी चंद जी धवल थे, उत्तम चंद जी सिवनी थे, और भी हेमचंद जी थे। तो इन लोगों सबको आपको बुलाएंगे। अच्छा, सबकी जो है कमजोर नस दादा को पता थी, ये बात सही है, लेकिन हम लोगों को तो मालूम नहीं था। और दादा ये जानते थे कि हम डायरेक्ट इनको बोलेंगे और तो इनको जो है विश्वास नहीं होगा, इनको ऐसा लगेगा कि हमको बुला नहीं रहे हैं और हमको उनका लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। तो दादा ने हमसे कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, और बुलाया गया। हमने सबका टेस्ट लिया, और हम लोग 13 विद्यार्थी थे, बाद में और दूसरा बैच भी आ गया, सबका टेस्ट लिया। मैं आपको दिल से कहता हूं कि हमको जो दादा से माल मिला उसका 10% भी दूसरे विद्वानों से नहीं मिला। पूरे हम लोगों ने 8 वर्ष रहे हमें तो जो लाभ दादा से मिला और जो हमको गहराई दादा से मिलती थी वो बड़े बड़े, अब फूलचंद जी तो बहुत बड़े विद्वान हो गए थे, बुजुर्ग भी हो गए थे। हमने नए चक्र पर काम किया था कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने, बनारस वालों ने, उनको हमने बुलाया था वहां पर। तो वो जो है उनने द्रव्य स्वभाव प्रकाशन नए चक्र पर टीका लिखी, बड़े बड़े विशेषार्थ लिखे। हम तो बोले ये तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेकिन वो जब आए हमारे यहाँ और हमने उनसे कहा, तो एक दिन तो कोई बड़ा कार्यक्रम था, उसमें उनका धुआंधार भाषण हुआ, और जब प्रवचन की गद्दी पर बैठे तो वो कुछ बोले ही नहीं,
कुछ नहीं बोले। नए चक्र की क्लास दी हमने उनको, तो नए चक्र भी हमको उनसे कुछ नहीं मिला। तो हमने तो कहा साहब नहीं हमको तो आप सुनाओ। तो वो बाकायदा, जैसे शांति जी कह रहे हैं, बाकायदा पढ़ते जाते थे, एक शब्द उसका खुलासा नहीं करते थे। हमने पूछा उनसे, भाई साहब टोकना चाहूंगा। लंबा हो गया। हाँ, पूरा आप तो कर वैसे देता हूं। टोकते हैं, मुझे टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे विषय के जो प्रश्न था उसके उत्तर पर केंद्रित करके इसको संक्षेपण करें नहीं, जिससे हम मैं आगे बढ़ यही सकें। कहना चाहता हूं आपसे कि जो विद्वानों का समागम तो बहुत विद्वानों का था, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव श्री एक बार विद्वत सम्मेलन हुआ था बड़े बड़े विद्वानों का, और उसमें जो मुख्य संचालन का कार्य था वो दादा को सौंपा गया था। दादा बहुत छोटी उम्र के थे उस समय, दादा को सौंपा गया था। बड़े बड़े विद्वान ये भौचक थे कि अरे ये क्या हो गया, ये जो है ये कौन ये लड़के को बिठा दिया है। लेकिन गुरुदेव श्री भी जानते थे, और उस समय दादा ने भी सिंह के समान वो सारे विद्वानों का संचालन किया था। धन्यवाद आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित तौर पर इन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि हाँ भाई साहब, शांति जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक माइक और दे दो, एक माइक और। एक प्रसंग दादा स्वयं सुनाया करते थे। भगवान महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उदयपुर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, और उस राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिगंबर श्वेतांबर मत के सभी बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ उपस्थित थे। और उस समय दादा ने अहिंसा पर जो उनका लेख था वो वहाँ पर उन्होंने पढ़ा था, और उसमें बंद अधिकार की जो गाथाएं हैं, आयुक्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तो मरण मार कैसे सकोगे जब तुम आयु हर नहीं, ये इस तरह का जो विषय था वो पूरा प्रस्तुत किया। तो बहुत से विद्वानों ने विरोध किया। तो दादा ने वहाँ एक बात कही थी, आप लोग सभी बात कर रहे हैं और ये कहते हैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा विचार है, लेकिन मैंने जो सारी बातें लिखी है वह आगम के आधार से लिखी है। आचार्य कुंद कुंद देव की ये मूल गाथाएं हैं, इस पर लेकर के आपको विचार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें भी सीखने के लिए है। व्यक्तिगत विचार आगम की प्ररूपणा में कुछ नहीं होते। यदि आगम से निबद्ध आपके विचार नहीं हैं तो उन विचारों को तो अपनी जेब में ही रखना चाहिए, उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, शांति जी भाई साहब के पास ही चलते हैं। दादा की एक बड़ी खूबसूरत टिप्पणी रही है, और कोई भी शिष्य ऐसी टिप्पणी को सुनना चाहेगा। और वे ये कहा करते थे शांति जी भाई साहब की आत्मख्याति और समय सार की कक्षाओं के विषय में कि शांति कुमार का पहला शिष्य यदि कोई है तो वो मैं खुद हूं। मतलब दादा अपने लिए ये बात कहा करते थे। तो एक शिष्य अपने गुरु से जब इस तरह की बात सुनता है तो अंदर में उस व्यक्तित्व के प्रति कौन सी खास बातें हैं जो विचारने योग्य हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन देती हैं कि कैसी लघुता आगम के संबंध में, तत्व के संबंध में किसी व्यक्ति में होना चाहिए। इस बारे में शांति जी भाई साहब के विचार मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इतने शिष्यों का गुरु हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने इन गुरु का शिष्य हूँ, इसका मुझे ज़्यादा गौरव है। और मैं ही क्या, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये महसूस करता होगा जो कुछ उन्होंने सीखा और समझा है उसमें कहीं ना कहीं आदरणीय डॉक्टर साहब का योगदान निश्चित रूप से है। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने साक्षात उनसे सीखा जो विद्यार्थी के रूप में रहे, और बाकी सब ने उनके शिविरों में प्रवचनों के माध्यम से लाभ लिया है। तो ये तो सब उनका ही दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है नहीं, उनका ही है। तो फिर ये बात क्यों आती है, ऐसा क्यों कहते हैं
क्योंकि जब मैंने आत्मख्याति टीका को एक एक पंक्ति से एक एक शब्द से पढ़ाना शुरू किया, और ये जो पुरानी परंपरा थी एक एक पंक्ति से मूल से लगाना, और ये जो विद्वानों की परंपरा थी वह उन्हें बराबर उसी तरह से सुनने के लिए मिल रही थी, इसलिए वे बराबर नियमित रूप से सुनते थे। और ये बात तो निश्चित रूप से है कि जो हर वक्त सीखना चाहता है, हर बात सीखता रहता है, वह उन्नति करता है। और जो ये समझता है कि मैंने तो सब सीख लिया है, वह किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा तो उनके साथ में गुरु शिष्य का ही संबंध है और मैं उनका शिष्य ही हूँ। यद्यपि पारिवारिक रिश्ता भी रहा, लेकिन वह रिश्ता कभी भी किसी भी तरह से उसका न लाभ उठाया, न उन्होंने कोई विशेष लाभ मुझे दिया, लेकिन शिष्य के रूप में जितना देना था मैंने उनसे ही लिया है। सिर्फ संस्कृत की गाथाओं के और मूल संस्कृत की टीका के एक एक शब्द के आधार से जो चर्चा करता था वह सुनते थे। ये उनकी स्वयं की उदारता है, ये उनका देखने का एक दृष्टिकोण है। क्षत्र चूड़ामणि का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, इच्छेत सर्वत्र विजयम शिष्यात इच्छेत पराभवम सुप्रसिद्धोपि प्रदीपात प्रकाशते। वहाँ ये कहा है सर्वत्र विजय चाहे, जीतना चाहे, लेकिन गुरु अपने शिष्य से पराभव चाहता है। इसका मतलब क्या है कि वह अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और क्योंकि एक दीपक अपने आप में कितना भी प्रज्वलित हो, लेकिन अपनी प्रकाश की परंपरा वह आगे तभी बढ़ा सकता है जब वह दूसरे दीपक को प्रकाशित करे। और यदि दूसरे दीपक को प्रकाशित न करे तो प्रकाश की परंपरा निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है। और ये उनसे मेरे पास में आया हुआ है। ये निश्चित रूप से उनका बड़प्पन है कि वे सुनने की अपेक्षा से मात्र ये कहते हैं जो आपने कहा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को भी दादा के शिष्य कहलाने में ही जितना आत्मगौरव होता है, और जब भी दादा को याद करते हैं तो सहज ही भावुकता भी हमें होती ही है। आगे बढ़ता हूँ। शिष्यों की बात तो हुई, लेकिन अब एक पुत्र अपने पिता को लेकर कुछ पुत्र होने के नाते कुछ शिकायतें तो रख सकता है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आदरणीय परमात्म जी भाई साहब को लेकर जाऊंगा। और ये जो मेरा प्रश्न है ये दो प्रश्नों से रिलेट कर रहे हैं। पिछले वर्ष दादा की आत्मकथा पर चर्चा करना थी, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश हुई चेतन धाम में, लाइट नहीं रही, तो वो परिचर्चा नहीं हो पाई। और मैं वो प्रश्न वहां भी पूछना चाहता था, और एक प्रश्न आज की परिचर्चा से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि दादा की सामाजिक और अपनी खुद की वैयक्तिक बहुत व्यस्तताएं थीं, पठन पाठन, लेखन, संपादन और भी तमाम तरह की व्यस्तता। ऐसे में एक पुत्र ने अपने पिता के साथ के कुछ क्वालिटी टाइम को तो मिस किया होगा ना। या फिर दूसरी एक बात और कह सकता हूं कि दादा ने अपनी आत्मकथा लिखी, एक महापुरुष की आत्मकथा लिखी जाए और उसमें उसके परिवार का कोई बहुत विशेष जिक्र ना हो, बहुत हल्के फुल्के में कुछ बात आई तो आई गई जैसी लगती है। उस आत्मकथा में अपने परिवार के बारे में बात नहीं मिलती है, पुत्रों के बारे में बात नहीं मिलती है। तो क्या एक पुत्र होने के नाते आपको अपने पिता से कुछ शिकायतें नहीं है, या फिर इस चीज को भी आप किस खास नजरिए से देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। उन्हें ये भरोसा था कि पुत्र अपने बारे में दुनिया को बताने में सक्षम है, इसलिए उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और पहली बात, पता नहीं दुनिया की आदत क्या है, क्या मिस किया, क्या मिस किया, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बस इसी के लिए रोते रहते हैं।
ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने उनकी व्यस्तताएं जिनमें रही, हमने उनमें साथ दिया और वो उसका लाभ हमने लिया, तो हमने ये दूसरा वाला काम किया। यही आपका क्वालिटी टाइम था। ये हमारा क्वालिटी टाइम था। और ये मैं डेकोरेटिव बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, यही सच है, यही सच है। बस दादा ही हमारी दुनिया थे, आज दादा नहीं है तब भी। निश्चित तौर पर जो आपने कहा और उसके बाद आप जो नहीं कह पाए, उसकी संप्रेषण शक्ति आपके कहे हुए से ज्यादा है। और जो आपके चेहरे पर अभी झलका, ये दर्शाता है कि आपके पिता के साथ एक पुत्र ने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है वो अनिर्वचनीय है, उसे वचनों से नहीं कहा जा सकता। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर इसलिए भी पूछा है कि हम सब विद्वानों को उनके पुत्र और उनकी पत्नियां किसी तरह की कोई उल्हाना ना दें कि आप जितना भी तत्व के लिए, जिनवाणी के लिए श्रवण, मनन, अध्ययन, चिंतन, पठन, पाठन, इसमें जो समय बिता रहे हैं, यदि पत्नियों को और बच्चों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो इसी के साथ हो जाना है। अलग से किसी क्वालिटी टाइम की अपेक्षा उन्हें नहीं करनी चाहिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। जी भाई साहब, एक बार की बात है, दादा ने कहा मुझे कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है और सब परिवार वालों को इकट्ठा करो। और सारे परिवार वालों को इकट्ठा किया और सारे परिवारों को इकट्ठा करने के बाद में मेरे पास फ़ोन आया और सबके पास भी फ़ोन आया, उनको भी इकट्ठा किया। हमने कहा ये तो परिवार की कोई व्यक्तिगत बात करने वाले हैं और फिर हमारा उसमें क्या काम है। तो जा कर के कहा हमने ये क्या बात है, बैठो बैठो। और क्या बात की आपको मालूम है? एकत्व विभक्त शुद्धात्मा जो रोला शतक लिखा था वो पढ़ो सभी, और ये मैं आप सबको देना चाहता हूँ। ये उनकी सब व्यक्तिगत बातें थी, तो जो सार्वजनिक बातें थी वो उनकी व्यक्तिगत बातें थी। वाह, बहुत बढ़िया। अब चूंकि दादा के व्यक्तित्व में एक अध्ययनशील, एक वक्ता, एक प्रवचनकार, एक लेखक, ये सब गुण तो थे ही, लेकिन वे कुशल व्यवस्थापक और कुशल संचालक भी थे। और उन व्यवस्थाओं और संचालनों में एक लंबे समय तक कदम ताल मिलाकर चलने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं तो वे हमारे पीयूष जी हैं, जो हमारे बीच यहाँ पर बैठे हैं। उनसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जब भी दादा ने आचार्यों की कोई बात को जनता के सामने रखा तो बड़े ही विस्तृत रूप में रखा, लेकिन जब कोई व्यवस्था संबंधी, संस्था के संचालन संबंधी कोई निर्देश हुआ करते थे तो क्या वे भी इतनी विस्तृत होते थे, या इशारों में ही वे वो बहुत कुछ कह देते थे और उन्हें समझकर ही आगे बढ़ना ये आप जरूरी समझते थे? क्योंकि संस्थाओं के कार्यों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींचना उसे और ज़्यादा उलझाने वाला हो सकता है। तो दादा की कैसी नीति रहा करती थी जो शायद हम सब लोग भी सीख सकते हैं? हेलो, अनेकांतिक। जहाँ दादा को आवश्यकता लगती थी तो वे इतना विस्तार करते थे, 2-2 घंटे बिठा करके सारी बातें समझाते थे। और उनका प्रिंसिपल ये था कि तुम इस काम को मैं जो कह रहा हूँ उसका पर्पस समझ लो, फिर एक्शन तुम अपने हिसाब से कर लो। उन्हें एक्शन डिसाइड करने का काम उनका नहीं था। वे कहते थे रिजल्ट अपन को इस पे पहुँचना है, वो कैसे पहुँचना वो डिस्कस कर लो। दूसरी बात, ढेरों बार ऐसा होता था कि उन्होंने व्यवस्था संबंधी बातों में पॉलिसी बना दी, नीति बना दी, बस इसका तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे हो रहा है, उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं जब तक वो व्यवस्थित चल रहा है। और जब गड़बड़ होए तो वे पूछेंगे यहाँ क्या हुआ। माने वे ऐसा नहीं कि उन्हें पता ही नहीं, वे उसके गहरे ऑब्जर्वर भी थे। वे हर चीज़ की, कई बार उन्होंने प्रवचन में कहा कि हमें पता है कि अगर अभी ये हो रहा है तो ऑफिस में अभी एक काम क्या हो रहा होगा, अभी अगर पेपर का टाइम आ गया तो डिस्पैच होने का टाइम अभी हो रहा होगा, कि अभी क्या काम हो रहा होगा। 10 लक्षण का टाइम है तो मई में क्या काम होना चाहिए, जो अगस्त में 10 लक्षण आएंगे, तो वो उस प्लानिंग से तो वे देख लेते थे ऑफिस में क्या काम हो रहा है। रोज़ सवेरे 9:30 बजे आप उनको ऑफिस में देख सकते थे। और 5:30, माने उनकी सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि वे काम पे हावी रहते थे, काम कभी उन पे हावी नहीं रहा। उनकी टेबल पे कोई काम कभी पेंडिंग किसी ने नहीं देखा हुआ। कोई फाइल, कोई काम लेके जाओ
1.5 मिनट से ज़्यादा का समय भी लगाएंगे नहीं। और उनके व्यक्तित्व की जो जादुई विशेषता थी वो ये थी कि कहाँ तो मेरे साथ तो उनका जो ज़्यादा समय गया अनुशीलनों में गया, समय सार अनुशीलन, प्रवचन सार अनुशीलन, नियम सार अनुशीलन। वे अनुशीलन कर रहे हैं, ऐसे लिखे जा रहे हैं, मैं संकोच के साथ खड़ा हूँ, फिर अचानक बोलो दादा ऐसा है। कोई कितनी गंभीर बात हो, समाज की खूब उठापटा, खूब प्रकार की बातें हुई, वे गंभीर बातों की भी चर्चा करेंगे और जिससे हम और आप घंटों नहीं दिनों परेशान रहें और वे सेकंडों परेशान नहीं रहते थे। ये उनकी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनने कह दी, हमने सुन ली, ये चिट्ठी डाल दो, कह दो, फिर दादा इसका तो ऐसा हो जाएगा। तो कई बार वो आर्गुमेंट करते और फिर जब बाद में सहमत नहीं हो तो मैं कह रहा हूं ना, ये उनका वीटो हुआ करता था। और मेरा जवाब ये होता था, ठीक है मैं तो ठीक नहीं समझता, लेकिन आप कह रहे हो तो करना तो वही है जो आप कह रहे हो। और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती थी और उसी शिद्दत के साथ, उसी जिम्मेवारी के साथ वे अनुशीलन लिखते रहते थे। और फिर कभी 1-2 दिन बाद क्या हुआ उसका, हो गया था वो तो तुमने बताई नहीं, तो आपने पूछी कब, तो बिना पूछे नहीं बता सकते थे। तो माने उनके साथ काम पे कभी उन्होंने अपने ऊपर काम को हावी नहीं होने दिया। प्रशासन उनके माथे पे कभी हावी हुआ ही नहीं, अध्यात्म ही उनके माथे पे हावी रहा। जैसे कभी ऑफिस में कोई जाओ ना तो कोई काम, रुको बैठो, इसको पढ़ो, फिर उसको निकाल के लाओ, फिर उसको बुलाओ, फिर इसका मैक्सिमम जैसे उन्होंने एक क्या बोले डेटा तैयार कर लिया, लेआउट तैयार कर लिया, फिर रेफरेंसेस ढूंढना है, इसमें से रेफरेंस निकाल के लाओ, इसमें से ये ढूंढ के लाओ। तो बहुत सारे समय तो जब काम की बात लेके जाओ तो काम की बात तो एक तरफ रह जाएगी। और इस बात को भी हम लोग को कहते थे और बहुत मजा आता था। तो दादा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि निर्देश देने की शैली उनकी ये थी कि वे व्यक्ति को फ्री छोड़ देते थे। वे इस बात पे बिल्कुल नहीं उलझते थे कि आप कैसे करो, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप उसको कैसे क्लोज करेंगे, पर क्लोजिंग डिसीजन क्या होना चाहिए वो उन्हें पता है। कई बार तो विद्यालय संबंधी बातों में अथवा मैनेजमेंट की संबंधी बातों में वो इस लेवल तक हो गए कि लोगों को नाराज होना हो तो हो जाएं, नहीं आना हो तो नहीं आए, पर यहाँ तो यही होगा। इस लेवल के बावजूद भी वो व्यक्ति कभी भी आए तो उनके साथ रिलेशन में कभी डिस्टर्बेंस किसी ने देखा नहीं। ये दादा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी से। वाह, बहुत बढ़िया। समय सार की भाषा में यदि कहूँ, वो कह रहे थे, अभी भाई साहब ने कहा ना कि प्रशासन संबंधी व्यस्तताओं के बावजूद कभी परेशान नहीं होते थे, तो हम कह सकते हैं कि उनकी प्रकरण चेष्टाएं तो बहुत थीं, लेकिन वे प्राकरणिक किसी के नहीं होते थे। और यही वजह है कि वे बड़े ही निश्चल और फ्री रहते थे। आगे बढ़ता हूँ परमात्म जी, भाई साहब फिर आपके पास ही एक बार जाता हूँ। दादा ने कई बार कहा कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों या जो भी उनके परिचय के थे, तो किसी को भी उन्होंने कोई खास हुनर या अलग से कोई खास टिप्स दिए हों, कुछ दिशा निर्देश दिए हों, ये बात नहीं थी। बल्कि जो संदेश उनका सबके लिए है वही संदेश, वही उपदेश, वही टिप्स अपने परिवारजनों के लिए है। यहाँ अनुप्रेक्षा बैठी है, मैं क्लासमेट रहा हूँ तापसी के साथ, तो हम लोग कई बार सरवार सिद्धि पढ़ते थे घर में ही एग्जाम के टाइम। तो मैं बोलता था दादा से पूछ लो ना ये नहीं बन रहा, तो तापसी बोलती नहीं बताएंगे, वो जो बताते हैं वहीं बताते, अलग से कुछ नहीं बताते। तो ये किस तरह का एक दादा की जो भी कहें हम जो सिद्धांत थे, या कैसे वे अपने जीवन में परिवारजन, क्या आप एक परिवार के सदस्य होने के नाते ये अन्याय नहीं मानते कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ ऐसे टिप्स नहीं दिए? कौन कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया? देने और लेने के ढंग होते हैं। मानो कोई डिबेट है, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उनसे पूछता कि कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, उन्होंने कभी नहीं बताए। जिसे आप कह रहे हो कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, परंतु उन्होंने बता दिया होता तो मैं वहीं तक सीमित होकर के रह गया होता, मेरी चिंतन शक्ति विकसित ही नहीं होती। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि तुम स्वयं सोचो, विचारो और पॉइंट्स लाओ, और वही आज मेरी निधि है, संपत्ति है। वाह, बहुत बढ़िया। निश्चित हम ये कह सकते हैं कि यदि कुछ एक विषय में ही इनके स्वयं के अनुसंधान की प्रवृत्ति को यदि दादा वहीं रोक देते तो जीवन में स्वयं की खोजी वृत्ति वहीं रुक जाती। इसलिए कहा कि अपना
जो भी जिज्ञासाएं हैं उनकी तलाश आप स्वयं करें, स्वयं पुरुषार्थ करें, स्वयं आगे बढ़ें। और जो उनका संदेश था वो तो सबके लिए ही सर्वमान्य था, जैसा सबके लिए थे वैसे ही वे परिवार के सदस्यों के लिए थे। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस चर्चा को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। राकेश जी भाई साहब के पास चलता हूँ। अभी जब आप दादा के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात कर रहे थे तो उसमें हमें उनके 2 रवैये देखने को मिले। वे सख्त भी थे तो कहीं कहीं बड़े सरल भी थे। तो अक्सर ऐसा क्यों होता था कि उनकी सख्ती सबके सामने तो दिखाई देती थी, आपके वो सामने तो डांट देते थे, फटकार देते थे, लेकिन अलग से जाकर पुचकार लेते थे। तो कभी कभी सामने भी तो ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही सदाशयता, सहिष्णुता, वात्सल्य, वो भी तो उभर कर सामने आना चाहिए था। कैसा ये व्यक्तित्व था, अजब गजब? ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो व्यक्तित्व था, एक बार मेरे पे बहुत नाराज़ हो गए और मैंने उनके पास में गया, माफ़ी मांगा, रोया धोया, सब किया। फिर मैं ऐसा समझ गया कि दादा ने मेरे को माफ़ कर दिया। फिर हम लोग एज़ यूजुअल जैसे रोज़ शाम को घूमने जाते थे तो मैं पहुंच जाता था दादा के पास में, फिर दादा के साथ में हम लोग घूमने निकल जाते थे। तो उस दिन भी मैं शाम को पहुंच गया, सुबह की डांट खाने के बाद। सुबह मैं शाम को पहुंच गया दादा के पास में, और तो दादा मेरे से कहने लगे, सुन राकेश, तू ये मत समझना कि मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। माफ़ तो कर दिया है, मतलब तू वो काम फिर से करेगा ना तो उतनी ही डांट खाएगा, और यदि नहीं करेगा तो बहुत बढ़िया है तू। तो ऐसा दादा जो हैं बहुत सरल थे, लेकिन वो अपने अडिग भी थे। मतलब जो उनने अपने सिद्धांत बना रखे थे, मतलब हमारे साथ में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए पता नहीं, कि हम लोगों ने दादा के साथ में सिनेमा भी देखी है। विपिन तू नहीं गया साथ में? तू नहीं गया होगा, हम तो गए थे। मतलब इतना फ्रीनेस भी था। कोई बहुत अच्छी से कोई वैसी पिक्चर आई होगी, कैसा कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे को याद नहीं है नाम। मैंने थोड़ी लेके जाएंगे, वो तो हमने दादा को पटाया होगा कि भैया दादा बहुत अच्छी पिक्चर है चलो। मतलब जो भी हुआ। और एक ताऊ जी थे हमारे वहाँ दिल्ली में ताऊ जी थे, सुरेंद्र कुमार जी। तो उनके यहाँ जाते थे दादा के साथ में, तो वो भी बहुत जॉली नेचर के थे। तो वो उनके घर में वो VCR वगैरह लगा करके वो भी दिखाते थे। मतलब जो भी था बहुत सरलता। मतलब अच्छा, उनने कभी जो है अपने आप को ओवरवाइज दिखाने की भी, जैसे बहुत अपन सोचते हैं ना कि बड़ा त्यागी व्यक्तित्व बताएंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल शोबाजी वाला कोई काम नहीं करते थे। बिल्कुल जैसे थे वो, जैसे अंदर थे। मतलब आप ये सोचो ना कि हम जो हैं दादा के बेडरूम में पड़े रहते थे। अब आप सोचो, बेडरूम में, और जो है कभी दादा के चरणों में बैठे हैं, कभी दादा के सिरहाने बैठे हैं, घंटों दादा की रजाई में ही छिप करके बैठ गए, मतलब सर्दियों के दिनों में। तो ऐसा जो है बहुत ही आत्मीयता का व्यवहार, और जो पिता पुत्र जैसा व्यवहार ये परमात्म जी और अध्यात्म जी ने उनसे महसूस किया, बिल्कुल वैसा ही और बिल्कुल उससे ज़्यादा हमने महसूस किया उनके साथ में। वाह। उसकी जलन इनको हो सकती है शायद, कि यार ये इन लोगों से जितना, अरे बोलने तो दो मेरे को। नहीं, अभी बात रखने दीजिए, आपने यदि उनका जिक्र किया है तो। मैं तुम्हारे इस दावे से असहमति व्यक्त करता हूं। मैं तो यही महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा मैंने ही पाया है। और मैं भी यही महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा मैंने पाया है। और हम लोग भी सब ऐसे ही महसूस करते हैं। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इनकी सोच इनके साथ में है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूं। और वो तो मैं तो वहाँ पर
जिंदगी बिताने के लिए था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे जाना पड़ा, जिसका अफसोस आज तक है। देखिए, दुनिया की जो सबसे ज़्यादा मान्य पेंटिंग है ना, वो मोनालिसा वाली शायद, उसे जो कोई भी देखता है उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे ही देख रही है, और यही उस पेंटिंग की खूबसूरती है। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की पहचान ही इससे होती है कि जो भी उनके साथ वक्त गुजारता है उसे लगता है कि सबसे बेहतर वक्त हमने ही साथ में बिताया है, और यही उनकी महानता है। यदि उस व्यक्तित्व में आत्ममुग्धता हो, यदि उस व्यक्तित्व में नैरोनेस हो, तो फिर वो महान कैसे? वो महानता, वो व्यापकता है ही इसलिए कि वो सबको अपना सा महसूस कराता है, और यही दादा की सबसे बड़ी खूबी है। अंत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शांति जी भाई साहब के पास मैं चलता हूं आखिरी प्रश्न लेकर। उसके बाद मैं कुछ छोटे छोटे से वन लाइनर क्वेश्चन पूछूंगा जिनके उत्तर एक लाइन में आपको देना है। तो 5-7 मिनट में हम हमारी इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर पूरा करेंगे। भाई साहब से मेरा ये प्रश्न है, दादा के साहित्य के ऊपर और उनकी प्ररूपणाओं के ऊपर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि कई बार उन्होंने कुछ मान्य प्ररूपणाओं के इतर जाकर चीज़ों को मॉडिफाई किया है। मतलब लोगों को ये लगता था कि जब पहले से कोई बात चली आ रही थी, चाहे वो भजनों के माध्यम से हो, पूजन साहित्य के माध्यम से हो, टीकाओं में हो, वचनिकाओं में हो, तो दादा ने बहुत सारी चीज़ों को या तो हटा दिया, उड़ा दिया, या कुछ नया प्रस्तुतिकरण दिया। तो ये जो मॉडिफिकेशन था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? या फिर दादा ने अपने लेखन में प्रामाणिकता और मूल आगम परंपरा की ऊर्ध्वता को कैसे संजोए रखा हुआ है, और जो हमें लगता है कि शायद उन्होंने पूर्व की परंपरा के साथ कुछ खिलवाड़ किया है, वो ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने आचार्यों की परंपरा को ही हमारे सामने लाया। इसे आप कैसे उनके साहित्य का अवलोकन करके देखते? मैंने कल ही टोडरमल जी के लिए कहा था, लीक से हटकर चले लेकिन भटके नहीं। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था, लीक से हटकर कहाँ चले, जो लीक से हटकर जा रहे थे उनको वास्तव में लीक पर ले करके आए। जिनवानी का उद्देश्य है आत्मानुभूति, अपनी आत्मा तक पहुंचाना, ये उद्देश्य है। और मात्र बाहर की चर्चा करके, व्यवहार की ही चर्चा करके उसी में जो उलझे हुए थे उनमें मूल बात छूट रही थी। जैसे धर्म के 10 लक्षण की बात की जाए, धर्म के 10 लक्षणों पर जितना पहले लिखा गया होगा उनमें मात्र व्यवहार की कहानियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब दादा ने लिखा तब निश्चय, व्यवहार और मूल जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवेचन है वह उनके लिखने में आया। और जो प्रथमान युग की कहानियों की बात है उसमें जरूर अपनी सोच दी है। तो ये तो प्रथमान योग खुली छूट देता है, घटना में परिवर्तन नहीं है, लेकिन उस घटना का मूल प्रस्तुतिकरण क्या होना चाहिए और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जो भरत बाहुबली की कहानी पुरानी आती है और दादा ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उससे भरत का व्यक्तित्व घटा है कि भरत का व्यक्तित्व बढ़ा है? बड़ा ही है। और जो बात लिखी है आगम से विरुद्ध कोई आती नहीं है। अभी हम पश्चाताप देख रहे थे और जिस तरीके से वह रामचंद्र जी का पश्चाताप बताया गया ऐसा और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इससे भी रामचंद्र जी का व्यक्तित्व घटता नहीं है और एक उनका विशेष पहलू सामने आता है। ऐसे ही नेमी राजुल दुनिया क्या क्या कल्पनाएं करती है, राजुल के संदर्भ में क्या क्या कल्पनाएं करती है, और वहाँ पर भी राजुल ने अपनी दीक्षा की तैयारी नहीं होते हुए भी नेमीनाथ के साथ जाने की जिद की और उस समय माता पिता ने समझा करके और किस तरह से उसे तैयारी करने के लिए तैयार किया और अंदर से तैयारी होने के बाद फिर अनुमति दी। ये जो राजुल का व्यक्तित्व उससे बढ़ता है तो ये तो उनके व्यक्तित्व को उभारने का ही काम किया है, कहीं भी आगम के विरुद्ध तो कोई भी बात नहीं आई है। वाह, बहुत बढ़िया। आगम के साथ आगम की मूल परंपरा को संजोकर दादा ने अपना सारा प्रस्तुतिकरण हमारे सामने रखा है। हमें लग सकता है कि शायद ये कुछ विद्वानों के साथ, उनकी प्ररूपणाओं के साथ विरोधाभास टाइप का लगता है, लेकिन वो है नहीं। आखिर में मैं एक एक लाइन में उत्तर चाहूँगा
सिर्फ आपको एक लाइन में ही उत्तर देना है। पीयूष जी भाई साहब, आपसे सबसे पहले अनुशासन और सहजता साथ साथ कैसे रह सकते हैं? दादा को देखने के बाद मैंने दादा खुली किताब थे अच्छा, और बे अनुशासन के लिए कोई भी बात है प्रवचन में कह देते थे, 99% अनुशासन तो उससे ही हो जाता था। राकेश जी भाई साहब, कौन सा गुण डॉक्टर भारेल को विशिष्ट बनाता है एक लाइन में? उनका नैरंतर्य, नैरंतर्य समझ गए आप? वाह सातत्य, वाह, ये उनका स्पेशल गुण था जो उनने आजीवन निर्वाह किया। और एक दो बातें मेरे कुछ कहना भी था, मैंने परमात्म जी से भी कहा, अध्यात्म जी से भी कहा है। एक प्रवचनकार प्रशिक्षण, एक ये दादा ने एक दो सेशन उसके चलाए थे, सोनगढ़ में चलाए थे और बाद में भी चलाए हैं। उसका कुछ नैरंतर्य कैसे हो सकता है उस पर कुछ विचार किया जा सकता है। प्रवीण जी से भी मैंने बात की थी। चलिए, हाँ भाई साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। ये हम सब लोगों के लिए अभी भी जो जी प्रशिक्षण निर्देशिका आई है उसमें जो और प्रशिक्षण के स्टेप्स है उसमें लिखा तो है, अब वहाँ तक कब पहुँच पाते हैं ये अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्म जी भाई साहब, मृदुभाषी लेकिन स्पष्टवादी, यह विशेषता क्यों दुर्लभ है? मृदुभाषी, ये आप जिन दो चीजों को परस्पर विरुद्ध प्रस्तुत करते हो वो परस्पर विरुद्ध होती नहीं है, पूरक है। वो दो, हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। जी बहुत बढ़िया। आगे पीयूष जी भाई साहब, डॉक्टर भारेल अधिक प्रभावशाली थे भाव से या तर्क से? दोनों से। तर्क। क्यों? एक लाइन। तर्क। तर्क से। नहीं, उसमें क्या था, दादा में कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। इसी का नाम वो तो जो तर्क ना, है। तर्क नहीं, तर्क तो ठीक है, लेकिन उसको भाव से उतार भी देते थे ना। ऐसा नहीं कि कह दिया और तर्क दे दिया, उसको जो है अच्छी तरह से आपके चित्त में उतार देना, ये उनमें बहुत अनुपम कला थी। शांति जी भाई साहब, क्या सिद्धांतवाद व्यक्ति को कठोर बना देता है? बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक सिद्धांत तो और सहज ही बनाते हैं। राकेश जी भाई साहब, आखिरी आपसे, क्या स्वतंत्र चिंतन परंपरा का विरोधी है? क्योंकि दादा में दोनों ही चीजें थी। बिल्कुल नहीं है विरोधी, इसमें विरोध नहीं है, बल्कि ये विकास, इसी के माध्यम से विकास होता है। विकास के लिए कथनचित विरोध के बिना विकास हो ही नहीं सकता, फिर तो हम पिष्ट पेषण करते रहेंगे, फिर विकास कैसे होगा? वाह, बहुत बढ़िया। तो हम वैसे एक सेकंड, दो बातें सिर्फ ध्यान रखने की है। वह हमारा चिंतन वस्तु स्वरूप के और आगम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मोक्षमार्ग प्रकाशक के संदर्भ में कहा जाता है ये टोडरमल जी का मौलिक चिंतन है। अब मौलिक है कि नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है, वह सारा का सारा वस्तु स्वरूप के अनुकूल है और आगम के अनुकूल है। जी, तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्तित्व के जीवन में शामिल विभिन्न आदर्शों, विभिन्न सिद्धांतों या उनकी जीवन शैली में जो अनेक गुण समाये हुए थे, वे कैसे हम सबको भी एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। और दादा के जीवन के प्रसंगों से ये बात हमने जानी। अब मैं आपके धैर्य की और ज़्यादा परीक्षा नहीं कर सकता, अन्यथा दादा के जीवन पर बहुत लंबी परिचर्चाएं की जा सकती हैं और विगत 3 वर्षों से हम कहीं ना कहीं करने की ये कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम यहीं पर विराम लेंगे। हमारे वक्ताओं ने जो थोड़े बहुत प्रसंगों को यहाँ पर याद किया और उनके माध्यम से बहुत गहरी बातें दादा के जीवन से संबंधित हमारे सामने प्रस्तुत की, वे निश्चित तौर पर हमारा आगे भी मार्गदर्शन करती रहेंगी। इस परिचर्चा को मैं यहीं पूर्ण करूँगा, क्योंकि एक बात हमें हमेशा समझ लेना चाहिए कि आदर्श साकार किसी व्यक्ति में ही होते हैं। यदि हम सिर्फ कोरे आदर्शों की बात करते रहें तो उनका कोई अपना वजूद नहीं है, जब तक वे व्यक्ति में चरितार्थ नहीं होंगे। तो जो हम बड़े बड़े आदर्शों को, जिनको हम आत्मसात करना चाहते हैं, जब हम उन्हें किसी व्यक्तित्व में जीते जागते हुए, उन्हें साकार होते हुए देखते हैं, तभी हमें एक जीवंत प्रेरणा मिलती है। तो इस परिचर्चा में हमने यथाशक्ति, यथा समय दादा के जीवन का, उनके व्यक्तित्व का सिंहावलोकन करने का प्रयास किया। हमारे चारों वक्ताओं का, गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभार यहाँ पर जताता हूँ कि आप हमारे साथ इस परिचर्चा में इतनी देर तक यहाँ पर शामिल रहे। साथ ही आप सब लोग भी
जो लगभग 10:30 बजने को आए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर बड़े धैर्यपूर्वक इस पूरी परिचर्चा का यहाँ पर लाभ लिया। आप सबका भी आभार जताते हुए इस परिचर्चा को यहीं संपन्न कर